प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जामुन का एक पेड़। यह रचना भी एक छोटी सी रचना है जिसको हम कम टाइम में जो है बुक के माध्यम से लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे। और जो है यूनिट 10 अन्य गद्य विधाएँ नाम से जो मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग सर्च करिएगा यूनिट 10 अन्य गद्य विधाएँ बाय शिवानी मैम, तो आप लोगों को मिल जाएगा लिंक। वैसे लिंक मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, बट आप ऐसे लिंक सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो भी मिल जाएगा। और आप जो है क्रम में बिल्कुल मैंने रखा हुआ है, तो सभी रचनाओं को आप क्रम में पढ़ सकते हैं बुक के माध्यम से। कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगी। ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जामुन का पेड़ रचना, जिसके रचनाकार हैं कृष्णचंद्र। अच्छा, इसका प्रकाशन वर्ष जो है मुझे बुक में नहीं मिला, ना ही दृष्टि की गाइड में दिया हुआ है। मैंने नेट पे सर्च किया था तो वहाँ पे 1960 लिखा हुआ था। ठीक है, तो ऑथेंटिक बुक में जो मुझे ये नहीं मिला 1960, मुझे 90% में श्योर नहीं हूँ कि 1960 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। वैसे आप लोगों को पता हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है कृष्णचंद्र के बारे में हम जानेंगे कि उनकी और रचनाएँ कौन कौन सी हैं और उनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक गिरजा ए खंदक, यूकेलिप्टिक की डाली, ये जो है एक कहानी संग्रह है इनका। ठीक है ना, यूकेलिप्टस की डाली जो है एक कहानी संग्रह है। उसके बाद है शिकस्त, फिर जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैसी हैं। ठीक है, इसमें रचनाएं जो बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं हैं वो हैं, ये देखिए, एक गधे की आत्मकथा, ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, यूकेलिप्टस की डाली जो एक कहानी संग्रह है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक ये है आसमान रोशन है। ठीक है, ये तीन रचनाएं जो हैं पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछा जाता है। तो इन रचनाओं का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कृष्णचंद्र की जो रचनाएं थोड़ी सी मतलब अलग है, ज़्यादा ये पूछी नहीं जाती हैं, तो हमारी नज़र में कम रहता है ना, तो इसको आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। उसके बाद है जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज़ की नाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृष्णचंद्र का है। मेरी यादों के किनारे जो एक उपन्यास है, मेरी यादों के किनारे जो है इनका उपन्यास है। चूँकि ये राइटर है तो इनके बारे में दिया हुआ है, तो इसको हम देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। सम्मान इनको देखिए, साहित्य अकादमी सहित बहुत सारे पुरस्कार इनको मिला है। इनकी मृत्यु 1977 में हुआ था। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था कृष्णचंद्र का। ठीक है, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बना लिया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा जो है पूंछ यानी जम्मू कश्मीर, पूंछ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में हुई थी। जम्मू कश्मीर में है पूंछ, यहाँ पे जो है इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फारमेन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय से जो है अंग्रेजी में एमए किया है कृष्णचंद्र ने। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। अब यहाँ से जो है देखेंगे, इसको रहने देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम डायरेक्ट जो है रचना पढ़ते हैं। जामुन का पेड़ जो है एक हास्य व्यंग कहानी है। ठीक है, जामुन का जो पेड़ रचना है वह एक हास्य व्यंग शैली में लिखी हुई कहानी है। यहाँ से स्टार्ट है, देखेंगे। रात को बड़े ज़ोर की झक्कड़ चला, झक्कड़ यानी आंधी, है ना, आंधी चली। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे
को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा हुआ है। रात को ज़ोर से आंधी आई, वहाँ पे जो है सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिरा। उस पेड़ के नीचे जो है, जब माली ने देखा तो उस पेड़ के नीचे कोई आदमी दबा पड़ा हुआ था। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा हुआ सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। इसका आप लोग क्रम भी याद रखिएगा भाई। जो रचनाएं आप लोग खास करके यूनिट 10 में जो रचनाएं लगी हुई हैं, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो यूनिट 10 है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी रचनाएं। तो यहाँ पे देखिएगा क्रम में जो सबसे पहले कौन देखता है, यहाँ से हम देखते हुए चलते हैं। माली दौड़ा दौड़ा कहाँ गया? चपरासी के पास गया। फिर चपरासी दौड़ा क्लर्क के पास, यानी पहले माली, फिर चपरासी, फिर क्लर्क, उसके बाद सुपरिटेंडेंट। इसको क्रम में आप लोग लिख लीजिएगा, क्रम में पूछा जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है और यही जो है यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, फिर हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों का काम है याद रखना। ठीक, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ये एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। एक क्लर्क बोलता है बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, और कहता है कि और उसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। ठीक है, एक क्लर्क ने बोला बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, दूसरे ने बोला और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। किसने? माली ने। पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, किसने इशारा किया? माली ने। कि मतलब ये आदमी जो है इशारा करके बोलता है मगर ये आदमी जो दबा हुआ था। कहता है हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया? एक चपरासी ने पूछा। पता नहीं जिंदा है कि मर गया? मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। तभी जो है आदमी बोलता है नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कहारते हुए कहा, ज़िंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा कि हाँ भाई ज़िंदा है ये तो। आगे जो है पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली ने क्या सुझाव दिया? पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। है ना, ऐसे ही लोग बोल सकते हैं, मुश्किल है। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। तो ये कौन कह सकता है? तो कामचोर मोटा चपरासी ने बोला। ठीक है। क्या मुश्किल है? माली बोला क्या मुश्किल है? फिर कहते हैं कि अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। तभी जो है आवाज़ आती है ठहरो। किसने बोला? सुपरिटेंडेंट ने बोला ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। किससे पूछने की बात करता है? तो अंडर सेक्रेटरी से। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। इनका भी क्रम याद रखिएगा। सुपरिटेंडेंट जो है अंडर सेक्रेटरी के पास, फिर सुपरिटेंडेंट जो है अंडर सेक्रेटरी के पास, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी जो है डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है। ठीक है। डिप्टी सेक्रेटरी जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाता है। इसको आप लोग क्रम में लिख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है। आगे देखिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। लास्ट में आता है मिनिस्टर। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया।
ये जो है आपस में फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया, बेचारा उसमें दबा हुआ है पेड़ के नीचे। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट क्या कहता है कि हम लोग जो है खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। पेड़ की समस्या जो होती है ना, तो किसके अधीन होता है? कृषि विभाग के अधीन। और ये जितने सुपरिटेंडेंट जो रहते हैं ये सब व्यापार विभाग से संबंधित रहते हैं। ठीक, आगे कहता है कि मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न कटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस फाइल को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। ठीक है, ये विभाग कृषि विभाग, ठीक है, देखिए व्यापार विभाग, कृषि विभाग, पहला व्यापार विभाग, दूसरा कृषि विभाग, उसके बाद जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ये तीनों याद रखिएगा, अभी आगे और है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर उसके बाद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। इसको सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, क्रम में इसको आप लोग लिख लेंगे। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से कटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। किसने कहा तुम्हारी फाइल चल रही है? ये पॉइंट दे सकता है, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। और पूछ सकता है कि यह कथन जामुन के पेड़ रचना से किस पात्र का है? तो माली का है ना, माली का। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से रख कर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माली का कथन। ठीक है, क्या कहता है कि अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तो ये पॉइंट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लेंगे आप लोग। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, यहाँ से देखेंगे, माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्रम में भी माली का देखो कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पढ़ने से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो क्रम में भी पूछ सकता है, तो प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। मैं लावारिस हूँ, कहता है वो आदमी जो दबा हुआ है, कहता है मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। तीसरे दिन जो है कब आता है जवाब? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कब जवाब आता है? तो तीसरे दिन। ठीक है ना, तीसरे दिन आता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी। और बहुत ही बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण था। अब यहाँ से देखेंगे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। साहित्य प्रेमी
ठीक है। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं। हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये सारी बातें जो है कहाँ से ये लिखी गई हैं, कहाँ से आई हैं, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। आगे देखेंगे। अब क्या किया जाए, इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। ठीक है, एक मनचले ने कहा कि अगर पेड़ नहीं काट सकते तो इस आदमी को ही काट कर हम निकाल देते हैं। यह देखिए, उस आदमी ने इशारा से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी बाहर आ जाएगा, और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। बताओ, पेड़ को बचाने के लिए बेचारे आदमी को काटने के तैयार, है ना। तो इसका आप लोगों ने पहले ही इसका पता ही होगा आप लोगों का, जामुन का पेड़ जो हास्य व्यंग शैली में लिखा गया कहानी है। ये जो है सरकारी जीवन शैली के लाल फीताशाही की मिश्रित भ्रष्टाचारी व्यवस्था, यानी भ्रष्टाचार व्यवस्था पर जो है करारा व्यंग किया गया है, जहाँ इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण दिखाई गई है। अब बिल्कुल पढ़ के यही है ना, पढ़ के हमें पता भी चल रहा है। आगे देखिए, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, वो आदमी कहता है, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क ने बोला, यह भी ठीक कहता है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुका है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी के बीच में से काट कर निकाल दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ दिया जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, यानी जब काट दिया जाएगा आदमी को तो इस बार कहता है कि इस बार जो है फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया, और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग की सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिए। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़े की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। ओहो, बताओ। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर तक चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी यह आह भरकर धीरे से बोला, यह तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन कहता है ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये गीत है, इसको आप लोग याद रखिएगा। किस रचना से है? तो जामुन के पेड़ रचना से। और किसने? तो दबा हुआ आदमी ने ये कहा है। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी जो है शायर है। वो जो दबा हुआ आदमी रहता है वो कौन रहता है? एक शायर रहता है। बस फिर क्या, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट की लान जो है भांति भांति के कवियों
से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरी के इस क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला लिया। किसने? सब कमेटी ने जो फैसला लिया, चूँकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध, अब देखो ये क्या करते हैं, चूँकि दबा हुआ आदमी जो है एक शायर है तो इसलिए जो है इसका संबंध, इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया, ठीक है ना। कल्चरल डिपार्टमेंट भी है लास्ट में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 5 हैं। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरी तक पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछता है तुम कवि हो? तो उसने कहा ओ जी हाँ। फिर उसने पूछा कि उपनाम पूछा उसका, तो उपनाम क्या बताया उसने, शायर ने? ओस। ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? ठीक है, सेक्रेटरी जोर से जो है चीखा और कहता है कि क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल, ठीक है, इस शायर का जो है एक रचना रहता है, गद्य संग्रह रहता है ओस के फूल, अभी हाल ही में जो प्रकाशित हुआ रहता है। दबे हुए कवि ने हुंकार भरा और सिर हिलाया। हाँ, तो इस रचना को भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर कहता है क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा, तो उसने कहा नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट दी। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है। आगे है, यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, यह हम नहीं कर सकते और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि मैं अभी जीवित हूँ। आगे जो है कवि कहता है मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक कर बोला, मुझे ज़िंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मिलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दावत से नहीं, हमारी दावत से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खत लिख दिया और अर्जेंट लिखा है। किस डिपार्टमेंट को? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को।
आगे है, शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज के प्रधानमंत्री सेक्रेटरिएट है ना, ये मुझे पढ़ने में ना पता नहीं क्यों इसको मुझे दिक्कत हो रही है, सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया गया था। किसके लॉन में? तो सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया गया था, जो पिटोनिया राज का प्रधानमंत्री था ये सेक्रेटरिएट। ठीक है, आगे है, अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। यानी एक कहता है कि एक आदमी के जीवन का सवाल है, तो दूसरा बोलता है कि ये 2 राज्यों के संबंध का सवाल है। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वो खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने की हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक पंक्ति पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, यानी वो शायर जो है मर चुका था। अब जाहिर सी बात है, इतने में तो इंसान मर ही जाएगा। तो ये रही पूरी रचना, एक हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया जामुन का पेड़ कहानी, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही मन लगाकर आप लोगों ने इस रचना को पढ़ा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सीख भी मिलती है इससे, जैसा हमारे समाज में होता है उसी पे लेके जो ये लिखा गया है ना। तो इसका देखिए यहाँ पे अभ्यास जो है इसमें दिया गया है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे। खैर इसको हम रहने देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं, यहाँ पे झक्कड़ मतलब आंधी, रुआसा का मतलब होता है रोनी सूरत, ताज्जुब का आश्चर्य, हॉर्टिकल्चर उद्यान, एग्रीकल्चर कृषि, तगाफुल विलंद या देर या उपेक्षा करना, तगाफुल ये आप लोग याद रखिएगा तगाफुल का अर्थ। ठीक है, रुआसा का अर्थ भी रोनी सूरत, झक्कड़ मतलब आंधी, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका पूरा जो है यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, क्योंकि बुक है ये एनसीईआरटी की बुक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है रचनाएं 7 रचनाएं और बच गई हैं, जिसमें जो एक साहित्य की डायरी, आवारा मसीहा, मेरी तिब्बत यात्रा, आप हुदरी, और एक दो और रचनाएं हैं, है ना। संस्कृति के 4 अध्याय भी बचा हुआ है अभी। और कौन कौन सी रचनाएं बची हुई हैं मैं एक बार देख लेती हूँ। एक साहित्य की डायरी और मेरी तिब्बत यात्रा, अरे ये यावर रहेगा याद, है ना, अरे ये यावर रहेगा याद। ये जो बड़ी बड़ी रचनाएं बची हुई हैं, तो इनको हम जो है, बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं ये, 300-400 पेज, 800 पेज का है ये, तो इसको लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन महत्वपूर्ण हम जानेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, इतना तो जो क्वेश्चन बनाता है वो भी नहीं पढ़ पाएगा।
लेकिन हाँ, इतना हमें पता है, मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहाँ से आते हैं। अभी तक का जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वायरी हो आप लोगों की, और कोई भी आप लोगों को कोई PDF चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे बता दीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को जो है बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जाता है। उतना आप लोग पेड कोर्स में भी शायद नहीं कोई इतना डीप पढ़ाएगा जितना मैं पढ़ाती हूँ। बाकी क्लासेस आप लोग देख लेंगे, है ना। तो चलिए कल मिलते हैं।